हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का हमारा जो मध्यकालीन भारत है उसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो मध्यकालीन भारत है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कौन कौन से शासक आए थे, मध्यकालीन भारत में कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को हमने डीप में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो उस एग्ज़ाम में जो सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक पूछे जाएंगे हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है और इसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में जो मोहम्मद गौरी आए थे। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस किया था। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी जो भारत आया था तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भी धन दौलत को लूटना और अपने राज्य का प्रचार और प्रसार करना था। क्यों 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 आया था या भारत, अगर क्वेश्चन किया जाए कि क्यों आया था मोहम्मद गौरी भारत, तो मोहम्मद गौरी भारत में इसलिए आया था क्योंकि इसका उद्देश्य था कि यहाँ से धन और दौलत को लूटा जाए और अपने साम्राज्य का प्रचार और प्रसार किया जाए। तो आइए हम जानते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो वर्ष 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी के छोटे से राज्य गौर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? गौर का शासक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक बना? तो इम्पॉर्टेंट है, गौर का शासक बना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको नोट कर लेना। गौर का शासक बनता है, कब बनता है? 1173 ईस्वी में बनता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है सेकंड पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो 1175 ईस्वी में जो सबसे पहले उसने आक्रमण किया था वो कहाँ पर किया था? वो मुल्तान पर किया था। कहाँ पर किया था मेरे फ्रेंड्स? मुल्तान पर किया था। किंतु गुजरात के शासक मूलराज से पराजित हुआ। जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था उसके बाद क्या हुआ? वो गुजरात के जो शासक थे मूलराज, उनसे उसकी डिफीट हुई, यानी वो पराजित हो गया था। किससे? मूलराज से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो तराइन का फर्स्ट बैटल है वो कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था और यह जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। क्या हुआ था? इसमें भी मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन पराजित हुआ था? तो उसमें कौन पराजित हुआ था मेरे फ्रेंड्स? तो उसमें कौन पराजित हुआ था? तो उसमें जो पराजित हुआ तो जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था। तो 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है 1192। तो 1191 में तराइन का फर्स्ट बैटल होता है और 1192 में तराइन का द्वितीय बैटल होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई है और मोहम्मद गौरी उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। क्या होता है? जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें गौरी जो है वो मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और जो तराइन का सेकंड बैटल होता है उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाता है मोहम्मद गौरी से और मोहम्मद गौरी जो है उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो अगला पॉइंट है कि 1194। अगला पॉइंट है 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को पराजय किया। तो अब जो सेकंड बैटल होता है वो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जो जयचंद होते हैं उनके बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद को पराजित कर देता है। उसके बाद अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम सेनापतियों को भारतीय क्षेत्रों का शासक बनाया। क्या हुआ? जब मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को पराजित कर देता है उसके बाद मोहम्मद गौरी जो क्या करता है वो अपने गुलाम तथा सेनापतियों को भारतीय क्षेत्रों का, यानी जो भारत के जो क्षेत्र होते हैं उनमें उनको शासक बना देता है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तथा आसपास का क्षेत्र दिया गया।
तो क्या हुआ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो दिल्ली का सुल्तान था, जो सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे दिल्ली के आसपास का क्षेत्र दिया गया था। किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने दिया था। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी ने सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया। किसने किया? मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने पूर्वी भारत का अभियान किया था। याद रखना, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बख्तियार खिलजी कौन था, तो यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। याद रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला बनेगा कि उसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा शासक था जिसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था। तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो कौन सा शासक था। तो वो बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि बताइए मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक और कलमा, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके सिक्कों में कलमा खुदा रहता था। तो मतलब जो एक आकृति बनी होती थी वो किसके सिक्कों में बनी होती थी? जो कलमा खुदा है वो मोहम्मद गौरी के सिक्कों में बनी होती थी। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी किसके सिक्कों में? तो वो मोहम्मद गौरी के सिक्कों में आकृति अंकित रहती थी। किसकी? लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में गौरी को मारा गया। किसके युद्ध में? तो 1206 ईस्वी में जब खोखरों के साथ युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गौरी जो है मारा गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में होती है या खोखरों के साथ युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो ये तो थी हमारी बात मोहम्मद गौरी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बाद क्या होता है। मोहम्मद गौरी के बाद जो उनका सेनापति होता है तो गुलाम जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो कि दिल्ली सल्तनत की संस्थापक होता है, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। तो चलिए आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो जो दिल्ली डायनेस्टी था वो हमारा 5 भागों में विभक्त हो गया था, जिसमें हमारा गुलाम डायनेस्टी यानी गुलाम वंश था, खिलजी वंश था और हमारा तुगलक वंश था और लोदी वंश था और सैयद वंश था। तो ये इस प्रकार दिल्ली जो सल्तनत थी वो 5 भागों में विभक्त हो गई थी और हर एक भाग में अलग अलग शासक आए थे। जो अलग अलग भागों में जो दिल्ली सल्तनत बटी हुई थी उसमें अलग अलग शासक आए थे जो उसके संस्थापक हुए थे। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो गुलाम वंश की संस्थापक माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया था। क्या हुआ था? जो दिल्ली की शुरुआत है, दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो 1206 ईस्वी से होती है और 1526 की अगर हम बात करें तो लोदी वंश जो चलता है, यानी कि 1526 की बात करें तो लोदी वंश तक इसकी समाप्ति मानी जाती है। उसके बाद क्या होता है? 1526 के बाद ही बाबर यानी कि बाबर डायनेस्टी यानी मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है 1526 के बाद से। तो जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर 1526 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। तो चलिए हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफगानी वंशों ने शासन किया। क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत पर 2 तरह के वंशों ने शासन किया था, एक तो तुर्की और दूसरा अफगानों ने शासन किया था, जो निम्नलिखित थे। नंबर 1 गुलाम वंश, जो कि 1206 से इसकी स्टार्टिंग होती है और 1290 तक रहता है। उसके बाद खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद गुलाम वंश आता है जो कि 1320 से लेकर 1413 तक रहता है और सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451। उसके बाद जो अंतिम वंश होता है वो लोदी वंश होता है, जो 1451 से 1526 ईस्वी
ईस्वी तक रहता है। और आपसे एग्जाम में कालक्रम पूछा जाता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत का जो 5 भागों में जो वंश डिवाइड थे उनमें से उनका कालक्रम क्या था, उनका जो सीक्वेंस था वो क्या था। तो आपको अगर पता है सीक्वेंस तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें कि जो दिल्ली डायनेस्टी के जो वंश आए थे, सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी। तो ये हमारे 5 जो भाग में वंश बटे हुए थे वो इस प्रकार थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं गुलाम वंश की। तो सबसे पहला जो वंश था, सबसे पहला जो डायनेस्टी था वो स्लेवरी डायनेस्टी था, जिसको हम गुलाम वंश कहते थे। तो गुलाम वंश के बारे में अगर हम बात करें तो गुलाम वंश को इलबरी, मामलूक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 चीज़ें नोट कर लेना, क्योंकि अक्सर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए इलबरी और मामलूक तथा दास वंश के नाम से कौन सा वंश जाना जाता था। तो आप बता सकते हैं इजली कि गुलाम वंश जो है इन नामों से जाना जाता था। तो इतने आपको बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, मामलूक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मामलूक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया था। तो मामलूक नाम जो है वो किस इतिहास के द्वारा दिया गया था, इतिहासकार के द्वारा दिया गया था, तो वो हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया था। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना की थी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि जो दिल्ली डायनेस्टी में जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो उसके जो फाउंडर होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। अब हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइमिंग थी वो 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि ओनली 4 वर्ष यह शासन करते हैं। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि 4 वर्ष में ये क्या क्या करते हैं। तो दिल्ली का जो पहला तुर्क शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली का जो पहला तुर्क शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो तुर्क शासक थे। कौन शासक थे, तुर्की शासन थे। ये भी शासक थे, ये भी याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रकार का शासक था, अरबी शासक था, मुस्लिम शासक था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्की शासक था। अगला पॉइंट है 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। अपने सेनानायक कैमाज रूमी की सहायता से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया तथा अली मर्दन खां को वहीं का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का, अली मर्दन को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला तो अली मर्दन खां को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। आगे अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हसन निजामी तथा फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षक प्राप्त था। किसको, हसन निजामी तथा फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। तो कौन सा वो गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब क्या होता था, लाख बख्श का मतलब होता था जो लाखों का दान करता था उसे लाख बख्श कहा जाता था। तो ऐसा शासक कौन हुआ, तो गुलाम वंश में ऐसा शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। तो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने करवाया, तो किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति जो सेना नायक था वो बख्तियार खिलजी था। तो यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वह कौन सा
सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था? तो वो कौन था? तो वो जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है 1210 ईस्वी में। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि 1210 ईस्वी में चौगान यानी जिसे हम पोलो कहते हैं, खेलते हुए लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में है। तो ये चीज़ें याद रखना कि मृत्यु कब होती है। तो मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में हो जाती है। 1206 में आते हैं और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओनली ये 4 साल तक शासन करते हैं और इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? वो लाहौर में है। और इनकी मृत्यु कैसे होती है? तो इनकी मृत्यु जो है चौगान जिसे पोलो कहा जाता है वो खेलते हुए हो जाती है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे कुतुब मीनार, इसके बारे में हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन ईजिली आपको अवेलेबल हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।